तो आपने पहले तो आप इस फील्ड में एंटर करने के लिए आपको मतलब क्या इंटरेस्ट पुश किया था स्पेसिफिकली कि मेरे को हाँ ये चीज करनी है? फील्ड इसलिए अट्रैक्ट की कि यहाँ पे मुझे लगा यहाँ तो पढ़ने के पैसे भी मिलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस फील्ड का फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत रोल है। अमेरिका में तो ये फील्ड बहुत पॉपुलर है। इंडिया में कोई इस फील्ड को ज़्यादा जानता नहीं है। लोगों को बस फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक्स खरीदते हुए बेचते हुए पता है। हिमांशु जी, आपने तो एकदम स्ट्रीमलाइन मैनर में पूरी स्टोरी सुना दी है। म्यूचुअल फंड एंड अदर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं, इसके लिए आपने ये प्रिपेयर किया अपने आप को ताकि आप और इम्प्रूव कर पाए, एनालिसिस आपका और बेटर हो पाए। करेक्ट? दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। या सो हिमांशु जी, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, तो ये जो सेशन है इट्स ऑल अबाउट कि आपकी जर्नी कैसी रही है ओवरऑल। आइदर वी टॉक अबाउट योर अर्ली जर्नी, आपकी जॉब की जर्नी हो गई, या आपकी ट्रेडिंग जर्नी हो गई, आपकी टीचिंग जर्नी हो गई, या ओवरऑल लेसन्स, आपने क्या इंपॉर्टेंट लेसन्स लर्न किए थ्रू आउट द ईयर एंड विच कैन इंस्पायर अदर पीपल। तो आपके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे इस वीडियो के थ्रू, थोड़ा सा और समझेंगे कि क्या क्या आपके चैलेंजेस है। वी कैन टॉक अबाउट दोस चैलेंजेस, उस पे मेरा भी कोई स्टेक या पॉइंट ऑफ व्यू है, सो आई विल आल्सो गिव माय ओन सजेशन। बट दिस इज व्हाट द प्रीमाइसेस इज कि हम इस जर्नी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ थिंग्स सो फार एंड व्हाट इज योर other plans and vision as we move forward, as you move forward in the future. सो हिमांशु जी, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मतलब मैं इन जनरल जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी रही क्या है। अगर आप यू कैन एक्सप्लेन द एंटायर थिंग मे बी फ्रॉम द वेरी अर्ली एज टू टिल चार्टिट्यूड बेसिकली। मैंने अपनी स्कूलिंग हिमाचल और दिल्ली से की। और स्कूलिंग के बाद मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। 4 साल वहाँ मैंने बीटेक की। बीटेक के बाद एमटेक ड्रॉप आउट हूँ मैं। सो बाद में गवर्नमेंट सर्विस में थे मेरे फादर, तो उन्होंने थोड़ा गवर्नमेंट सर्विस का बोला, तो आई जॉइन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन 2016। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में मैं 2016 से 19 जॉब कर रहा था। इस बीच में किसी ने म्यूचुअल फंड्स रिकमेंड किए मुझे 2016 में टैक्स सेविंग के लिए, तो मेरा पैशन इक्विटी मार्केट में डेवलप हो गया। तो 2018-19 में मैं किसी से मिला, उन्होंने मुझे इंडोनेशिया जाने के लिए बोला। वहाँ उनके ब्रदर कमोडिटी ब्रोकर थे, तो मैं रिज़ाइन कर दिया गवर्नमेंट सर्विस से एंड आई मूव टू जकार्ता। और 2019 से 2020 4 साल आई वाज इन जकार्ता। मैं इंडिया वापस आया। मीनवाइल मैंने इक्विटी मार्केट में चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन की पढ़ाई की। सो आई क्वालिफाइड लेवल 3 ऑफ CMT एंड देन आई क्वालिफाइड CFT एंड देन आई क्वालिफाइड MSTA। ये टेक्निकल एनालिसिस की डेजिग्नेशंस हैं। सो CMT और CFT बेसिकली इट्स USA बेस्ड और MSTA UK बेस्ड है। So I am ओके। CMT, CFT, MSTA, and I'm waiting for my charter for CMT, and I am member of CMT Association, CFT Association, which is IFTA, International Federation of Technical Analysts, MSTA, and the Association of Technical Analysts India. और ये चार्टिट्यूड की शुरुआत ऐसे हुई कि हमारी टेक्निकल एनालिसिस फील्ड का फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत रोल है। अमेरिका में तो ये फील्ड बहुत पॉपुलर है। इंडिया में कोई इस फील्ड को ज़्यादा जानता नहीं है। लोगों को बस फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक्स खरीदते हुए बेचते हुए पता है, बट प्राइस वॉल्यूम एक्शन उन्हें नहीं पता था। तो हमारी एसोसिएशन का ये मोटिव है कि टीए को स्प्रेड करना है इसकी नॉलेज को। तो चार्टिट्यूड स्कूल मैंने सेटअप किया तो 2022 में लोगों को टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाने के लिए। इससे पहले मैं इंडोनेशिया में पढ़ाता था, और क्योंकि वहाँ ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो ऐसा कुछ पायरेसी वगैरह का इशू होता नहीं था। चार्टिट्यूड स्कूल जब ऑनलाइन चला गया और कोर्सेज अपलोड हुए ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, प्लेटफॉर्म पे, तो पायरेसी का भी इशू हमारे को पॉपअप हुआ, जिसके लिए मैं बाइट्स केयर से मिला। और ये टोटल जर्नी है मेरी अपनी पर्सनल चार्टिट्यूड तक आने की। तो मैं फाउंडर हूँ चार्टिट्यूड का। नवंबर 2022 में ये फर्म रजिस्टर हुई और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मेरे कोर्सेज हैं, और रफली अराउंड 900 to 1000 स्टूडेंट्स हैं अभी, जहाँ मैं अपना वीडियो कंटेंट और न्यूज़लेटर्स लिखता हूँ। तो दिस इज व्हाट आई डू अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग माय ओन पोर्टफोलियो।
दैट्स ग्रेट हिमांशु जी, आपने तो एकदम स्ट्रीमलाइन मैनर में पूरी स्टोरी सुना दी है। जी जी वो एनालिसिस दिख रहा है आपके कन्वर्जेशन में एग्जैक्टली आप एकदम ना मतलब लेयर बाय लेयर पूरी 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 आपने स्टोरी एकदम मतलब एकदम बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बाउंड स्टोरी लग रही थी आपकी। सो हिमांशु, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जी जी जी। तो हिमांशु जी मेरे को ये बताया कि आपने बोला कि आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट था, एक पॉइंट पे आपने म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया एंड देन यू शिफ्टेड टू फुल टाइम टीचिंग इन चार्टिट्यूड, करेक्ट? करेक्ट। सो मुझे बताइए कि फ्रॉम व्हेन यू आर इन द ट्रेडिंग जोन, ठीक है, तो आपने पहले तो आप इस फील्ड में एंटर करने के लिए आपको मतलब क्या इंटरेस्ट पुश किया था स्पेसिफिकली कि मेरे को हाँ ये चीज करनी है, एंड देन आई थिंक यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड दैट, राइट? आपने काफी सारे सर्टिफिकेशन होल्ड किए, जो आप बोल भी रहे, आपने सीएमटी सर्टिफिकेशन होल्ड किया एंड यू आल्सो होल्डेड दिस सीएफटी, CFT। या तो ये सब आपने ट्रेडिंग के लिए किया, जब भी आप म्यूचुअल फंड एंड अदर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं, इसके लिए आपने ये प्रिपेयर किया अपने आप को ताकि आप और इम्प्रूव कर पाए, एनालिसिस आपका और बेटर हो पाए, करेक्ट? दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली 16 में म्यूचुअल फंड में मैं आया तो मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है, मतलब डेली में काफ़ी घंटे पढ़ता हूँ। तो ये फील्ड इसलिए अट्रैक्ट की कि यहाँ पे मुझे लगा यहाँ तो पढ़ने के पैसे भी मिलते हैं। सो आपको वही चीज़ें पढ़नी है, कंपनीज एनालाइज करनी है, और यहाँ पैसे भी मिल रहे हैं उस चीज़ के। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने लगा तो पोर्टफोलियो में लॉस हो गया। फिर समझ में आया टेक्निकल एनालिसिस भी एक फील्ड है जहाँ पर लोग बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं चार्ट्स देख के, और स्मार्ट हैंड्स होते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में जब मैं इंडोनेशिया में कमोडिटी ब्रोकिंग साइड में गया और टेक टीए साइड में गया, तो मेरे मेंटर थे, उन्होंने कहा कि कुछ आपके पास क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एमबीबीएस देखते हैं, ऐसे आप टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे हो तो पीछे क्रेडिबिलिटी के लिए हमारी फील्ड में सबसे हाईएस्ट चार्टर है चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, सीएमटी। तो इसलिए मैंने वो तीनों पढ़ाई करी कि एटलीस्ट अगर मैं अपनी फील्ड के बारे में कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे पास कुछ क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसलिए वो मैंने पढ़ाई करी, सीएमटी, सीएफटी और ये एमएसटीए की। पर आपको ये मोटिवेट किसने किया, मतलब कि मेरे को करना चाहिए, लाइक मनी वाज द मोटिवेटर और समथिंग एल्स वाज देयर, कि ट्रेडिंग करना है, म्यूचुअल फंड और ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में घुसना है? मेरे को, जैसे मैंने बताया कि पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं बहुत घंटे पढ़ता था पहले भी, 2016 में, 15 में, और डाइवर्स चीज़ें पढ़ता था। तो इस फील्ड में जब म्यूचुअल फंड्स में मैंने देखा, तो एक तो म्यूचुअल फंड्स में रोज एनएवी ऊपर नीचे हो रही थी, वहां से मैं अट्रैक्ट हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, स्टॉक्स क्या होता है और क्या एनालाइज कर रहे हैं। और फिर मैंने देखा ये तो बहुत सारी कंपनीज हैं उस फील्ड में, जैसे कोई केमिकल कंपनी है, तो मैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ रहा हूँ, तो मुझे वहाँ उसको एप्लीकेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। ये ऑटोमोबाइल अगर कंपनी है तो मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे पता है आईसी इंजन की वर्किंग और कार्बोरेटर क्या है, वो क्या है। तो वो चीज़ जब देखी मैंने कि सेम पढ़ाई यूज करके और यहाँ पे पैसे भी बनते हैं आपके, वो एक फैसिनेशन थी कि भाव ऊपर नीचे क्यों होते हैं, क्या रीजन है, और मल्टी बैगर कैसे पकड़ने हैं, 5 गुना 7 गुना वाले स्टॉक्स। तो इसलिए इस फील्ड में मैं खुद ही अट्रैक्ट हो गया बहुत ज्यादा। जब किसी ने मुझे म्यूचुअल फंड बताया, वो एक इनिशियल किक था, बाद में उसको पढ़ते पढ़ते वो थोड़ा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो फिर इसलिए रिजाइन कर दिया गवर्नमेंट जॉब से। जी। एंड मूविंग टू दैट ओरिजिनल थिंग, तो आप जब गवर्नमेंट जॉब पे थे, आपने गवर्नमेंट जॉब जब मतलब एक तो आपने जब ज्वाइन करी थी, तो उस टाइम आपको क्या मतलब क्या मोटिवेशन, आपकी फैमिली सराउंडिंग वट एवर, मतलब व्हाट वाज दैट कमिंग इनटू माइंड कि गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करनी है, एंड क्या आपको इतना हार्ड पुश किया कि आपने सोचा नहीं? क्योंकि जनरली एक गवर्नमेंट जॉब को एक मतलब इंडिया में एक वैसे देखा जाता है, एक प्रिविलेज की तरह देखा जाता है कि वी गेट इन मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज, जनरली देखा जाता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो मतलब काम हो गया। बट व्हाट वाज दैट थॉट प्रोसेस? आपको सोशल बैकलैश भी हुआ वहां पे, फैमिलीज ने बोला अरे क्या कर रहे हो? तो इफ यू कैन टेल मोर अबाउट दैट स्टोरी, एग्जैक्टली कि आप कैसे मतलब ज्वाइन मैं किए और कैसे एग्जिट किए बेसिकली सो गवर्नमेंट जॉब। ज्वाइन तो ऐसे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, तो एक सीजीएल एग्जाम था, वो क्लियर हो गया, वहां से मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में आ गए। रीजन ये हम्म। था कि फैमिली में गवर्नमेंट सर्विस में थे पापा, और वो जैसे हमारी सोसाइटी में चलता है कि सेफ्टी है इस जॉब में, सिक्योरिटी है, और वर्किंग आवर ठीक हैं, छुट्टियां भी मिल जाती हैं,
बैलेंस है। तो वही सारे रीजन की वजह से मैं एंटर हुआ गवर्नमेंट सर्विस में। फिर जब गया अंदर तो ये मार्केट में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर सारा टाइम मैं मार्केट के लिए ही पढ़ाई करता रहता था, तो अपनी जॉब को मैं जस्टिस नहीं दे पा रहा था। फिर लगा एक टाइम पे कि यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी वो सब कुछ तो है, पर जिस तरह की ग्रोथ मैं चाह रहा हूँ वो इस जॉब में नहीं मिल पाएगी मुझे, क्योंकि प्रमोशन जो है वो आपकी काफ़ी टाइम में होती है और आप रिटायरमेंट और वही सेम सिनेरियो रहेगा। तो हम्म। फिर ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पैशन आ गया। फिर किसी ने मुझे इंडोनेशिया बोला, वहाँ देख करके आओ एक बार कमोडिटी ब्रोकिंग में। वहाँ गया तो मुझे एनओसी लेके गया था मैं 2018 में। 2 बार मैं इंडोनेशिया गया एक एक महीने के लिए, वहाँ पे सारा समझा मैं काम वगैरह। तो एक्सपेंसेस मेरे बहुत लो थे। जब गवर्नमेंट में सैलरी भी आती थी तो भी एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट 150 थे सैलरी के, तो इतना कुछ पैसे का हेडेक नहीं था। तो जब इंडोनेशिया गया तो लगा ये काम तो मुझे अच्छा भी लगता है और ये काम मैं कर भी सकता हूँ और एक्सपेंसेस मेरे इतने हैं नहीं। तो 2019 में एनओसी मुझे मिला नहीं। 16 दिसंबर को मेरी फ्लाइट थी और 14 दिसंबर तक मैं एनओसी का वेट कर रहा था। एनओसी लेना पड़ता है गवर्नमेंट सर्विस में जब आप फॉरेन जाते हो, और ओके। इंडोनेशिया थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट ऑफ कंट्रीज में है, तो एनओसी मुझे मिला नहीं बिकॉज वो पूछ रहे थे कि तीसरी बार क्यों जाना है। तो मैं बिना बताए निकल गया। और फिर वो छुट्टियां जो होती हैं वो अकाउंट हमारे यहाँ ईओएल होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, वो चलता रहा। बाद में सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू उन्हें पता लगा मैं इंडिया में नहीं हूँ। उन्होंने पासपोर्ट एमईए से मांगा मेरा। तो मैंने सोचा कि अब ये रिजाइन करने का टाइम ठीक है। ये 2020 में मैंने जकार्ता से अपना रेजिग्नेशन भेज दिया। तो घर पे पता नहीं था, घर पे ये था कि मैं बाहर गया हुआ हूँ वैसे ही इंडोनेशिया में काम से। और घर पे बाद में पता चला, लेकिन तब तक मैं थोड़ा सेटल हो चुका था वहाँ पे जकार्ता में, तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर आया नहीं। तो उन्होंने कहा कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो। तो ये कंडीशन थी। तो रिज़ाइन मैंने इंडोनेशिया से इसलिए किया बिकॉज गवर्नमेंट में फिर वो हेडेक था, वो विजिलेंस केसेस एंड हम्म। ऑल वो सब शुरू होता है, तो इसलिए आई रिज़ाइन। तो बेसिकली जब तक वो ट्रांजिशन हुई आप स्टेबल हो गए, तो वो सोशल बैकलैशिंग का मौका ही नहीं दिया आपने। आपने बोला अब सब हाँ, सही है, ठीक है। ट्रू। एंड एट द सेम टाइम आपने रिजाइन करके ये चैप्टर इधर क्लोज ही कर दिया ताकि ये फर्दर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। लाइक दिस इज वेरी स्मार्ट थिंग। हाँ जी। सो हिमांशु जी, तो ये बताइए आपने जैसे इसमें मतलब बीइंग आप अभी क्या कि अभी सेल्फ अर्नर थे राइट, जब ये ट्रेडिंग जी। फेज चल रहा था, है ना, अभी सोलो अर्नर चल रहा था। नाउ करेक्ट। यू स्टार्टेड दिस टीचिंग थिंग, तो आपको एग्जैक्टली exactly क्या मोटिवेट किया कि मुझे टीच करना, बिकॉज नाउ इट्स नॉट योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉट मैनी पीपल जो आपसे लर्न कर रहे हैं। तो मतलब क्या आपको किक किया, क्योंकि बिकॉज टीचिंग माइंडसेट में आना एंड नाउ गोइंग इन दैट डायरेक्शन इज अ वेरी डिफरेंट देन बट जस्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ। जैसे मैंने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस का ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को। तो साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में भी ये टीए अभी पॉपुलर होना शुरू हो गया है। ये अमेरिका की फील्ड है, चार्ल्स डाउ इसके फादर हैं। अमेरिका का इंडेक्स जो है डाउ जोन्स वो उन्हीं के नाम पर है। तो मैंने हमारी एसोसिएशन का ये मोटिव भी है कि टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज को आपको स्प्रेड करना है ताकि लोगों का लॉस ना हो, उनका एक लर्निंग कर्व छोटा हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया मेरा फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू बहुत लॉस हो गया था स्टार्टिंग में। वो फील्ड गलत नहीं है बट मैं गलत तरीके से उसको अप्लाई कर रहा था। तो वो जब लॉस हो गया मेरा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सीखने में 5 साल लगे और इतनी सारी बुक्स पढ़ ली और मेरे मेंटर भी थे। अगर यही चीज़ मैं किसी और को कम टाइम में सिखा पाऊँ, 1 साल में, 1.5 साल में। मैं पढ़ाता भी था इंडोनेशिया में छोटे स्केल पे। और ट्विटर पे मैं जब एक्टिव हुआ 2020 में तो अभी फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए, ऑलमोस्ट 100K से ज़्यादा हो गए। तो लोग आने लगे सीखने के लिए। तो मैं पढ़ाता था तो मैं पर्सनल जूम क्लासेस लेता था। तो वो प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मैं इसलिए मोटिव ये था कि बार बार मुझे कोर्स ना पढ़ाना पड़े एक ही चीज़, तो मैंने वो वहाँ पे अपलोड कर दिया। तो मोटिव ये था कि टीए की नॉलेज को स्प्रेड करना है और लोगों का लर्निंग कर्व थोड़ा कम हो जाए, जो मिस्टेक्स मैंने करी है वो उनकी ना हो। तो ये मोटिव था पहले। मैं जैसे बोला कि ऑफलाइन पढ़ाता था, वही चीज़ फिर मैंने बड़े स्केल पे करने के लिए ऑनलाइन शिफ्ट किया। जी। ओके। ओके। हम्म। एंड अगर आप एक टिपिकल जर्नी ऑफ योर टीचिंग अगर एक्सप्लेन करना चाहे, लाइक
someone new watching this exactly and they just want to have your understanding कि चार्टिट्यूड ऐसा क्या स्पेशल कर रहा है, इफ यू कैन एक्सप्लेन इट इन मोर डिटेल्स। यहाँ पर बेसिकली क्या अलग है कि लाइक मैंने जैसे बोला एक क्रेडिबिलिटी है मेरी कि मेरे पास एक ग्लोबल डेजिग्नेशन है सारी, तो और मैं मेंबर हूँ ग्लोबल एसोसिएशंस का, एमएसटीए का, सीएमटी का। सो जो नॉलेज प्रोवाइड होती है वो बहुत ऑथेंटिक नॉलेज है। वो टेक्निकल एनालिसिस का जो ग्लोबल करिकुलम है, जो उसका ग्लोबल टेक्स्ट बुक्स लिखी हुई हैं या बड़े ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने जो किया है वो सब मैंने पढ़ा हुआ है। तो ऑलमोस्ट मेरे मीटअप्स भी होते हैं जहाँ लोग आकर के मिलते हैं। तो मोर देन 500 बुक्स आई हैव रेड। सो ये जो नॉलेज है वो बहुत ऑथेंटिक नॉलेज मिलती है और इट्स अ वेरी लो कॉस्ट नॉलेज। मतलब सेम थिंग यूएसए में इट कॉस्ट अराउंड 4 लाख 5 लाख रुपीज या 2 लाख 3 लाख से है। हेयर इट कॉस्ट रफली 19,000 पर एनम। तो आपका हर वीकेंड पे क्लासेस हैं। इट्स लाइक हैंड होल्डिंग। थोड़ी स्पेशल यहाँ पे इसलिए है कि आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन मैं न्यूज़ लेटर लिखता हूँ, सो दैट आप देखने के बाद ऐसा नहीं कि आपको एक हैंड होल्डिंग भी चाहिए उसके बाद, सीखने के बाद। वो हैंड होल्डिंग के लिए एवरी वीकेंड हमारी डाउट क्लासेस होती हैं, जहाँ पर 3 से 4 घंटे में आके डाउट समझाता हूँ। हर वीकेंड पे एक क्लास और होती है मार्केट रिव्यू की, जहाँ पर लाइव एप्लीकेशन उन कॉन्सेप्ट्स का चलता है। और हर हफ्ते 2 से 3 न्यूज़ लेटर भी मैं लिखता हूँ जो आपके मेल बॉक्स में आते हैं, मेंबरशिप प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं आपको। तो इट्स नॉट लाइक कि आपने एक कोर्स टिपिकल खत्म करा और आप चले गए घर। यहाँ पर आपको वीकेंड क्लासेस, मार्केट रिव्यू, न्यूज़ लेटर, वो सब एक ही बंडल में इंक्लूडेड है, विच इज़ लाइक अ वेरी अफोर्डेबल बंडल। तो मेरे पास बहुत, अभी जब स्टार्ट किया था तो इट वाज अ स्मॉल स्केल अफेयर, 10-20 लोगों को मैं इंडोनेशिया में पढ़ाता था। जब मैं इंडिया आया, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट अराउंड 1000 मेंबर्स हैं। तो 1000 मेंबर्स मेरे से सीखते हैं और मिलते भी हैं, और उनके रिव्यूज़ भी आप प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हैं। सो इनफैक्ट सभी 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, वो कोई पेड रिव्यू नहीं है। एक भी 4 स्टार रिव्यू आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे। सो एक ऑथेंटिसिटी नॉलेज की और लेजेंडरी ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स की बुक्स का जो क्रक्स है वो मिलता है, बिकॉज आप खुद से पढ़ेंगे इतनी बुक्स तो पहले पॉसिबल नहीं हो पाता है कईयों के लिए, और पढ़ेंगे भी तो उसका एक क्रक्स आना, आपकी लर्निंग जर्नी को कम करना और हैंड होल्डिंग का जो एक्सपीरियंस है वो सब इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा डिस्टिंक्ट बनाता है। ओके। एंड अगेन इसमें जैसा अगर आप ये बताना चाहें कि जैसे कोई भी मतलब आप आपको ज्वाइन कर रहा है या इन जनरल इस फील्ड में एंटर करना चाह रहा है, तो आर देयर एनी प्री रिक्विजिट एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको लगता है कि कुछ स्पेसिफिक चाहिए, या फिर दे कैन स्टार्ट समवेयर कि वो लाइक आपको ज्वाइन कर सकते हैं इन जनरल, या जो भी वो उनकी प्रेफरेंसेस है देखिए दे कैन पहले ज्वाइन तो एंड स्टार्ट। मैं, अमीन, पहले मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आप मेरे को भी नहीं ज्वाइन करना चाहते तो 4-5 बुक्स हैं बेसिक। इसमें निकोलस डार्वस की है, विलियम ओनील है, मार्क मिनर्विनी है, इनकी बुक्स है 4-5। अभी ये प्लेटफॉर्म शुरू करने का मोटिव ही ये था कि पहले मैं सबको 5 बुक्स बताता था, फिर वो बोलते थे हम पढ़ नहीं सकते, हमें कोई चाहिए जो पढ़ा दे। और इंडोनेशिया में तो इंग्लिश की भी प्रॉब्लम है, उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में होता है सब कुछ। तो मैं सबको यही बोलता हूँ, अगर आप 5 बुक्स पढ़ लेते हैं और अपने ट्रेड्स लेना छोटी कैपिटल से शुरू कीजिए, आप सीख लेंगे। लेकिन बहुत लोग होते हैं कि उन्हें एक मेंटर ही चाहिए, उन्हें हैंड होल्डिंग चाहिए। तो अगर वो मेरे पास आते हैं तो इन सब का प्री रिक्विजिट का कोई भी नीड नहीं है। ये सब कुछ कोर्स में, क्रक्स में मैं समझाता हूँ। और ये कोर्स जब आप एक बार देख लेंगे, फिर ये होगा कि वो बुक्स पढ़नी इजी हो जाएगी, क्योंकि आपको पहले से पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ बुक्स हैं, अगर वो आप कर सकें तो बेटर है, नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको एक मेंटर की नीड पड़ती है जो आपका लर्निंग कर्व छोटा कर दे। बिकॉज नॉट एवरीवन कैन स्टडी, सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ वर्किंग हम्म। प्रोफेशनल्स भी हैं, टाइम नहीं है, फैमिली को भी टाइम देना है। तो इसलिए वो लोग आते हैं और पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट कोर्स रिकॉर्डेड है, अभी लाइव क्लासेस भी हैं। तो 30-35 आवर्स का कंटेंट वो देख लेते हैं ट्रैवल करते हुए, आते जाते। और उसके बाद वीकली रिव्यूज है तो वहाँ सीखते हैं। और हमारा डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर डिस्कशन होती है मेंबर्स में आपस में, तो आपस में एक नेटवर्किंग भी होती है। तो प्री रिक्विजिट अगर आप ये बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं तो इट्स फाइन एनफ, देयर इज नो प्री रिक्विजिट।
अगर आपको नहीं किसी को भी ज्वाइन करना है, मुझे भी नहीं ज्वाइन करना है, तो फिर ये बुक्स आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। 5-6 बुक्स हैं। ओके, ओके। एंड हिमांशु जी, अगर आपने जैसे बताया आपने इंजीनियरिंग करी है, तो इंजीनियरिंग के बारे में अपना इंजीनियरिंग फेज और कॉलेज फेज अगर थोड़ा बताना चाहे, कैसा रहा आपका? एंड एट दैट टाइम आप क्या सोच रहे थे कि मुझे क्या करना है, एंड नाउ व्हाट यू एंडेड अप विद? सो इंडिया में ये रहता ही है कि लाइक मैक्सिमम इंजीनियर्स अपनी फील्ड में कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी सब फील्ड्स में हैं। तो मैं भी इंजीनियरिंग फील्ड में अभी जैसे सब लोग 11th-12th में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम भी कर रहे थे। तो आईआईटी जेडबलई में उस वक्त आईएसएम धनबाद हुआ करता था, अभी वो आईआईटी धनबाद है। वहाँ मेरा एडमिशन हुआ, एक दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हुआ। तो क्योंकि मैं दिल्ली में ही रह रहा था, तो मैंने यहाँ एडमिशन लिया मैकेनिकल में। तो जब पढ़ने लगे तो नॉलेज ठीक थी वहाँ। बेसिकली कॉलेज में जैसा माहौल रहता है कि आपको सेमेस्टर एग्जाम क्लियर करना है, और पढ़ाई तो आपको वही बेसिक, हफ्ते 10 दिन पहले आप एग्जाम से पढ़ना शुरू करते हैं। और वो 4 साल की बीटेक बीटेक हुई, लेकिन तब ये सोचा नहीं था कि इस फील्ड में आएंगे। तो तब ये था कि एक गवर्नमेंट सर्विस ही करनी है। तो गेट का एग्ज़ाम दिया, जो हमारी स्पेशलाइजेशन में होता है गेट का, वो दिया। उधर से फिर गेट क्वालिफाई किया। तो ऐसा नहीं सोचा था कि ये फील्ड मिलेगी। कभी कभी आपको आपका पैशन बहुत लेट मिलता है लाइफ में। तो लेकिन जब भी मिल जाए तो मेरा मानना है कि आप वही करिए जो आपको पसंद है काम, क्योंकि आप उसमें एनीवे बेस्ट करेंगे अपना। ओके। तो आप कॉलेज में थे या स्कूल में थे, तो इतना मतलब जैसा आप बता रहे हैं, मैं मतलब काफी आप पढ़ते हैं, डिटेल में जाते हैं चीजों को लेके, तो वैसा ही थे बिल्कुल, या फिर यू ट्रांसफॉर्म मोर टुवर्ड्स व्हेन यू स्टार्टेड ऑल दोस थिंग्स? ये पहले से ही हम पढ़ते थे, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं आईआईटी का एंट्रेंस देना, और उस टाइम 12th में और बाकी एंट्रेंस एग्जाम देना, तो उसके लिए पढ़ना ही पड़ता था बहुत ज़्यादा। तो वो आदत लग गई थी तब से पढ़ने की, फिर वो छूटी नहीं आदत कॉलेज में। फिर ये था कि डाइवर्स फील्ड का कुछ पढ़ लिया, और अच्छा लगता था पढ़ना थोड़ा, तो उसी की वजह से इस फील्ड में भी हेल्प हो गई। तो ये स्टार्टिंग से ही थी हैबिट। ओके। एंड ओवर द इयर्स आपने आपके मतलब इम्पोर्टेंट लेसन्स क्या आपने लर्न किए? इफ यू कैन टेल अबाउट दैट स्टोरी स्पेसिफिकली, क्या था वो, और उससे आपने अपने क्या लर्न किया जो अब अभी अभी तक आप अप्लाई करते हो? इफ यू टॉक अबाउट दैट। हमारे जैसे फील्ड में टेक्निकल एनालिसिस है, तो उसमें फंडामेंटल जब हम स्टडी करते हैं किसी बिजनेस का, तो वो सारी चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हैं वो काम आती है। जैसे आपको मैंने बताया ऑटोमोबाइल सेक्टर की कोई कंपनी है, तो अगर हम्म। वो ऑटो एंसिलरी है, किसी बड़ी ऑटो कंपनी को कुछ पार्ट सप्लाई कर रही है, फॉर एग्जांपल कैटालिटिक कन्वर्टर है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक सप्लायर है शारदा मोटर्स। तो उसका आप लिस्टेड स्टॉक देखेंगे, वो ऑलमोस्ट 5-6 गुना भागा कोविड के बाद। अभी भी 1.5 साल में 6x 5x हुआ वो। तो अपने को ये पता रहता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर का रोल क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। तो और क्योंकि वो महिंद्रा को सप्लाई कर रहा है, और महिंद्रा की ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग है मार्केट में जो आप देख रहे हैं। तो महिंद्रा की अपनी एसयूवीज भी बहुत ज्यादा गई, तो महिंद्रा के स्टॉक ने भी 3x का मूव दिया। तो जो भी हमने पढ़ाई करी, जैसे केमिस्ट्री में आप जाएंगे तो फ्लोरीन केमिस्ट्री वाले जो स्टॉक्स हैं वो अब अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज गर्मियाँ आ रही हैं, तो रेफ्रिजरेंट गैसेस का यूज बहुत होगा। तो वो कंपनीज अच्छी कर रही हैं, उनका एक केपेक्स स्टोरी चलता है। मॉनसून आ रहा है तो एग्री की कंपनीज अच्छी करने लगी हैं। तो ये सारी जो डाइवर्स फील्ड की पढ़ाई है वो तो काम आती है सारी की सारी। तो हम जब वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तब वो चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। इसमें बहुत मैकेनिकल एक ऐसी फील्ड है, इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है, आपको थोड़ा एक डाइवर्स नॉलेज मिल जाती है उसके अंदर। तो कोई भी एक स्टॉक अगर आप पकड़ेंगे, आप जैसे डिफेंस के नाम अच्छा कर रहे हैं, तो डिफेंस में क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होंगे, कुछ उसकी चैसी होगी। तो ये चैसी वगैरह हम जब अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाते थे, तो हमें पता रहता था कि हाँ यहाँ पर एक चैसी है, सेंसर्स हैं, ये हैं। तो इनसे रिलेटेड जो कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, वो हम फिर इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमें पता रहता है कि ये कंपनी करती क्या है। तो वो नॉलेज फिर अभी हेल्प करती है। लर्निंग ये थी कि आप मिस्टेक करते चलेंगे इस फील्ड में भी, जैसे हर फील्ड में गलतियां होती हैं सबसे। बट आप नोट कर लें, अपना एक जर्नल बना लें, एक डिसिप्लिन कर लें, तो एटलीस्ट वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो। नॉर्मल लाइफ में भी हम डेली में 2-3 मिस्टेक करते हैं, हम नोट करते चले, ये मिस्टेक हमसे हुई है, एक्सेप्ट कर लिया, ईगो को साइड में रखा और वो मिस्टेक ठीक कर ली, तो लाइफ इंप्रूव हो जाती है वो सारी नॉलेज से। जी।
मतलब ऐसा ऐसा कोई मोमेंट ऑफ टाइम आया आपकी इंटायर अभी तक जर्नी में कि जब लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, अब तो मतलब ऑलमोस्ट चीजें लग रहा है कि खत्म ही हो गई है अभी, ऐसा कोई मोमेंट आया जहाँ पे अभी लगा कि अब फिर जंप बैक करना है, हार्ड हार्ड टू जंप बैक है, पर आपने किया, ऐसा कोई ऐसा मोमेंट रहा है? ऐसा फाइनेंशियली बस रहा था कि सैलरी जो मैंने बताया मिनिस्ट्री से आती थी, वो कुछ मेरे पास 5-5.5 लाख रुपए जुड़ गए। मैंने एक ही, तब बिगिनर थे, हमें नॉलेज नहीं थी इस फील्ड में, एक माइक्रो कैप कंपनी में ही 4-4.5 लाख रुपए हमने डाल दिए। वो 24 रुपए का शेयर था, वो गया भी 86 तक, बेचना हमें आता नहीं था। जो नॉलेज थी, हम थोड़ा और ग्रीड में थे, वो गिर गिर के वो बाद में उसमें कंपनी में फ्रॉड हुआ, तो मेरा 80% पोर्टफोलियो वाइप आउट हो गया। अब आज सोचते हैं तो बट छोटा अमाउंट लगता है, पर उस टाइम वो बड़ा अमाउंट था और सैलरी जोड़ी हुई थी सारी, तो वो एक जर्क लगा फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल वो जर्क लगा तो समझा कि इसमें, इस पजल में और भी बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, और भी पढ़ना है। तो वहां से आगे बढ़े, वो हो गया सारा रिकवर। लेकिन वही एक जर्क था। अब वो, अभी वो इतना मेजर जर्क नहीं लगता, लेकिन उस टाइम वो था कि हाँ, उसने एक थोड़ा पुश करा सीखने के लिए। और तो क्विट मैंने नहीं किया, वो मेरा एक ठीक दिमाग चला उस टाइम की, क्विट करने का टाइम नहीं है, कुछ गलती हुई है तो एक्सेप्ट करके देखो उसमें क्या गलती हुई है और क्या और पजल के पार्ट्स हैं। तो वो सीखने के लिए मैं गया, तो वो एक जो मिस्टेक थी हैवी वाली, उसने आगे बढ़ा दिया थोड़ा। ओके, ओके। एंड जैसे मैंने कहा कि आप जो इंजीनियरिंग स्कूल डेज में सोचते थे, तो अगर आप जस्ट जस्ट ए इमेजिनेशन थिंग कि अगर आप ये नहीं कर रहे होते, आप ट्रेडिंग में नहीं एंटर कर रहे होते, तो आप क्या कर रहे होते? व्हाट इज हैपनिंग इन सम अदर यूनिवर्स विद हिमांशु? वो फिर मैं गवर्नमेंट सर्विस में ही कंटिन्यू रख रहा होता, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में ऐसा तो कुछ और मैं नहीं करता, तो देन फिर वही जो नॉर्मल होता है कि आपका मैरिज हो गया, फैमिली है, गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हो आराम से स्टेबल, वही चलता रहता। बीच में ट्रैवलिंग कर लिया, ट्रैवलिंग का मुझे शौक है ज़्यादा, तो ट्रैवल तो चलता ही रहता। बस गवर्नमेंट सर्विस ही चल रही होती, बिकॉज अगर गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के मैं कहीं जा रहा हूँ तो मतलब वो बड़ा डिसीजन है मेरे लिए। इसका मतलब वो गवर्नमेंट सर्विस इम्पोर्टेंट तो थी, क्योंकि उससे थोड़ा एक रिकग्निशन मिलता था सोसाइटी में, थोड़ा हम बोलते थे यहाँ काम करते हैं। फिर उधर अलग अलग डिवीजन में सीखने को बहुत मिलता था, रेरा डिवीजन थी, एनबीसीसी डिवीजन थी अर्बन डेवलपमेंट में, तो वो चल रहा होता। और अभी तो इस फील्ड में आ गए, तो अभी बैक में सोच रहे हैं, पीछे ऐसा होता तो हाँ, फिर वही जॉब चलती है, और तो कुछ नहीं होता, बस फैमिली और ये जॉब। ओके। एंड अभी जैसे आपने, आई एम नॉट श्योर, मतलब इफ यू कैन टेल अबाउट दैट मोर, जैसे सेबी अभी काफी सारी रेगुलेशंस ला रहा है इन सब ट्रेडिंग फैक्टर्स में, तो उसका इम्पैक्ट अभी आपके प्रोसेस में कितना रहा है, और मतलब उस पे आप लोगों ने क्या, आपकी तरफ से क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करी गई है? यू कैन टॉक मोर अबाउट कि किस तरह के तो चैलेंजेस हैं, एंड इफ यू हैव सम मैसेज इन जनरल टू द ट्रेडिंग कम्युनिटी और सेबी और इन जनरल। तो सेबी के रूल्स हैं, जैसे एजुकेशनल कंटेंट अगर है तो उस पर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप स्टॉक डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें सेबी उसको एडवाइजरी कंसिडर कर सकता है, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आरए का, रिसर्च एनालिस्ट का, एडवाइजरी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो लाइसेंस के प्रोसेस में अभी मैं हूँ। वो लाइसेंस लेने के बाद भी प्रॉब्लम ये है कि लाइसेंस आपने ले लिया, तो आप किसी को स्टॉक अगर एडवाइस कर रहे हैं, तो एडवाइजरी डेट से 1 महीना पहले और 1 हफ्ता बाद तक की विंडो में आपको खुद उसमें ट्रेड नहीं करना है स्टॉक में। तो आपको, आपके रिलेटिव्स को, तो ये बहुत ज़्यादा थोड़े स्ट्रिक्ट रूल हो रहे हैं सेबी की तरफ से। तो जिन लोगों के पास आरए लाइसेंस है, वो खुद भी अपना आरए लाइसेंस क्विट कर रहे हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। जिनके पास नहीं है, वो आरए लाइसेंस ले रहे हैं। तो एजुकेशनल कंटेंट क्या है क्या नहीं है, उसमें सेबी का एक पावर है उसको कंसिडर करने की, कि ये एजुकेशनल में है, ये एजुकेशनल में नहीं है। तो पिछले रेगुलेटर जो सेबी चीफ थे, वो स्ट्रिक्ट थे, अभी थोड़ा एनवायरनमेंट ठीक है। लेकिन मोर और लेस आरए एक, मतलब ओवर रेगुलेशन, हम एक्सपेक्ट रेगुलेटर से ये करते हैं कि आप कोई पॉलिसी लाएं तो वो एक पॉलिसी फिक्स रहे। अगर आप हर 3-3 महीने, 6-6 महीने में पॉलिसी चेंज करेंगे, तो हम लोगों के लिए भी मार्केट में काम करना मुश्किल हो जाता है। हम पॉलिसी ही पढ़ते रहते हैं कि अभी ये चेंज हो गया, अभी वो चेंज हो गया।
तो पॉलिसी सर्टेनिटी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो अभी फ़िलहाल एजुकेशनल कंटेंट पे उतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी अगर आपको एडवाइजरी में जाना है या पोर्टफोलियो मैनेज करना है या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में जाना है तो आपको सेबी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके प्रोसेस में अभी हम हैं। तो अभी आप देखेंगे कि चार्टिट्यूड प्रीमियम रिसर्च करके एक प्रोसेस है जो हमारा चल रहा है अभी। तो वो लीगल साइड में अभी हम वर्क कर रहे हैं, ताकि कोई भी एजुकेशनल अगर कंटेंट भी है तो हम एक डिस्क्लेमर के साथ उसको दे सकते हैं। वो अगर एडवाइजरी भी लगता है तो भी हम उस विंडो में उन स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करेंगे फिर। गॉट इट। एंड अभी आप चार्टिट्यूड का क्या लॉन्ग टर्म विजन देख के चल रहे हैं ओवरऑल, मतलब कहाँ ले जाना चाह रहे हैं इस चीज को, एंड हाउ यू थिंक अबाउट इट? सो मेरे साथ जो हैंडल करते हैं आईटी प्लेटफॉर्म वो भी बोलते हैं इसको स्केल अप करो, लेकिन मेरा मोटिव थोड़ा, मेरे को पढ़ाने का पैशन है तो मैं बस पैशन के लिए काम करता हूँ। कोई ऐसा नहीं कि मेरे को रिन्यूअल नहीं आया तो मैं पीछे भाग रहा हूँ। तो लोग फील्ड में मुझे जानते हैं इसीलिए कि मैं ज़्यादा किसी को फोर्स नहीं करता हूँ। तो विजन ज़्यादा नहीं है, विजन इज़ मोर लाइक कि मैं इसी को स्केल अप करूँ, टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज को मैं स्प्रेड करूँ। बट कुछ भी मैंने अभी तक इनऑर्गेनिकली नहीं किया इस फील्ड में कि मैं कहीं मार्केटिंग के लिए गया हूँ या कुछ मैंने किया हो। सिंपल मैं अपने ट्वीट्स करता हूँ मार्केट रिलेटेड, वहीं से मेरे साथ लोग कनेक्ट हो रखे हैं और यही प्रोसेस चलता रहता है। इसके अलावा मैंने किसी थर्ड पार्टी फर्म को मार्केटिंग के लिए कभी एक भी रुपया नहीं दिया। जो भी ग्रोथ है वो पूरी फुल 100% ऑर्गेनिक ग्रोथ है। तो उसी प्रोसेस से मैं चलना चाहता हूँ, बिकॉज हमें खुद भी इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है अपने खुद इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए कि अगर मैं बहुत ही ज़्यादा इसको स्केल अप कर दूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा खुद का भी पोर्टफोलियो मैनेज करने में। तो एक बैलेंस बना के चल रहा हूँ। बट आगे चल करके हाँ, एक न्यूज़लेटर सर्विस जैसे हमने शुरू की अभी रिसेंटली। कोर्सेज तो थे ही, लेकिन ये रियलाइज हुआ कि लोगों को एक न्यूज़लेटर लिख करके उनको बताया भी जाए कि ये सेटअप हमें अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका देख पाएंगे। बिकॉज लोग बोलते हैं, जैसे आपने पूछा क्या अलग है चार्टिट्यूड में, तो लोग जैसे बोलते हैं कि आपने ये सब पढ़ा तो दिया लेकिन ये ट्रेड कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कब खरीदना है, तो वो रियल लाइफ लर्निंग उनको मिलती है। वहाँ पर सेटअप्स मिलते हैं। चार्टिट्यूड ये जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम, तो वहाँ मैं पोस्ट करता हूँ। तो आगे चल के एक रिसर्च एडवाइजरी का एक प्लान है, और वो भी मैं अपने न्यूज़लेटर्स जो चल रहे हैं एज इट इज उन्हीं में चलता रहेगा। वो एक प्लान है चार्टिट्यूड का। अदरवाइज देयर इज नो फर्दर लाइक कि ऐसा कुछ बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन करना है, वैसा कोई प्लान अभी नहीं है। ओके ओके। एंड ये आपने जैसे जो नाम रखा है चार्टिट्यूड, और आपने आपको भी जो हमने ट्विटर पे भी चेक किया, जैसे आप चार्टिस्ट बोलते हैं अपने आप को, तो ये नाम कहाँ से आया आपको, क्या कैसे, मतलब आपने ये फाइनलाइज किया, मतलब मे बी यू हैव अनदर नेम इन योर माइंड एट दैट टाइम और समथिंग, और जस्ट यू गो विद द दिस नेम, कैसे रहा इसकी, तो इसका क्या स्टोरी है? चार्टिस्ट तो मेरा एक डिस्प्ले नेम हो गया, बिकॉज मैं चार्ट्स की ही नॉलेज स्प्रेड करता हूँ। जो भी आप मार्केट में स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं उसका एक चार्ट होता है पीछे बैकएंड में। हम्म। अभी आपने देखा होगा बहुत जगह वो चार्ट आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे भी दिख ही जाता होगा, कई हैंडल्स पर वो कैंडल्स ऊपर जा रही है नीचे जा रही हैं, वो प्राइस वॉल्यूम एक्शन है। तो चार्टिस्ट तो एक डिस्प्ले नेम है, कंपनी का नाम चार्टिट्यूड है। जैसे मैंने आपको बताया टीए की नॉलेज नहीं थी बिल्कुल, यहाँ पे चार्ट्स की नॉलेज नहीं थी, तो मैं जकार्ता में एक जीबी के करके स्टेडियम है वहाँ रनिंग कर रहा था। तो मैं एक वहाँ पे जॉइंट है ईटीट्यूड करके, वहाँ मैं रुका तो मेरे को नाम अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा ये क्यों रखा है नाम, तो उन्होंने कहा यहाँ पे हम लोगों का एटीट्यूड चेंज करना चाहते हैं हेल्दी फूड की तरफ। तो तो मेरे को अच्छा। लगा कि हाँ, मैं मेरा भी वही एक है कि मैं चार्ट्स के लिए लोगों का जो एटीट्यूड है वो बदलना चाहता हूँ। बिकॉज लोगों को ये होता है कि ये किस काम के होते हैं या इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए एटीट्यूड टुवर्ड्स क्लासिकल चार्टिंग, इसलिए चार्टिट्यूड नाम आया, टू ट्रांसफॉर्म देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स चार्टिंग। तो ये उसका मीनिंग है। तो वहां से चार्टिट्यूड का नाम आया। तो इसका तो क्रेडिट जो है वो जकार्ता के एक रेस्टोरेंट चलाते हैं वहाँ एटीट्यूड, उनसे मैंने एक आइडिया लिया था। जी। नहीं नहीं, गुड गुड, गुड नेम एक्चुअली, एंड गुड स्टोरी एज वेल अराउंड दिस। एंड तो चार्टिस्ट पहले आया है फिर चार्टिट्यूड? चार्टिस्ट तो पहले था मेरा ट्विटर हैंडल, बट
वो एक ऐसा डिस्प्ले नेम है कि क्योंकि मैं चार्ट्स पे ही ज़्यादा ट्वीट्स करता हूँ सारे, तो एज अ चार्टिस्ट मैंने रख लिया उस टाइम। और चार्टिट्यूड एक कंपनी का नाम, एक ब्रॉडर विजन है कि लोगों का चार्ट्स की तरफ एटीट्यूड चेंज करना था, तो कंपनी चार्टिट्यूड नाम से रजिस्टर की मैंने, लेकिन मेरे को लोग द चार्टिस्ट के नाम से ट्विटर पे ज़्यादा जानते हैं। ओके, गॉट इट, गॉट इट। एंड आई थिंक दिस इज ग्रेट हिमांशु, काफी मतलब आपकी जर्नी के बारे में जानने का मौका मिला है। बट जस्ट इन जनरल अगर आप कोई भी स्टार्ट कर रहा है ये जर्नी, मतलब कुछ भी कर रहा है, नॉट जस्ट जो आप कर रहे हो, कोई भी नई जर्नी स्टार्ट कर रहा है, दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू फॉलो देयर पैशन, तो उनको लेके आपको क्या सजेशन है, एंड व्हाट आर द की थिंग्स यू सजेस्ट देम मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, एंड एनी challenges or any wall they must break through and analyze and do things as so that they can move forward easily. सो बेसिकली आप देखिए, मेजॉरिटी लोगों को पैशन ही नहीं पता चलता है लाइफ में, उनको पता ही नहीं होता है कि मेरा पैशन क्या है। तो आप डाइवर्स चीज़ें करें लाइफ में, और डिफरेंस है इंटरेस्ट में, हॉबी में, पैशन में। इंटरेस्ट मल्टीपल होते हैं हमारे, पेंटिंग करना, गाना गाना, कुछ म्यूजिक, गिटार बजा लिया, वो इंटरेस्ट है। हॉबी हो गया आपका कि एक ही काम आप बहुत ज़्यादा टाइम कर रहे हैं। पैशन इज समथिंग लाइक कि वो थोड़ा एक्सट्रीम वर्जन हो गया कि आप उसके लिए अब सब कुछ छोड़ भी सकते हैं। इट्स मोर लाइक खाना पानी, भूख लग रही है लेकिन आप खाना नहीं खा रहे हैं, अपना काम में लगे हुए हैं, दैट इज मोर लाइक पैशन। सो पैशन आइडेंटिफाई पहले करें लाइफ में। मैं बोल रहा हूँ 90% लोगों को पैशन ही नहीं पता होता उनका क्या है, लेकिन आप आइडेंटिफाई करने के लिए डाइवर्स फील्ड में हाथ पैर चलाइए। किसी भी चीज़ को मना मत करिए, सीखिए सब कुछ। किसी ना किसी फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में इंटरेस्ट आ जाएगा, और आप को एक बार पैशन आपका आइडेंटिफाई कर लिया, फिर वो आपको खुद ही ट्रैप कर लेगा। आप 10 घंटे 12 घंटे वही काम करते रहेंगे, 13 घंटे। आप उसी में रिफाइन करें, फिर उस फील्ड को सेकंड स्टेप आपको ये करना है कि वो पैशन आपका कैसे आपका प्रोफेशन बन सकता है, वो सोच के चलिए। तो अगर वो पैशन के थ्रू ही आप पैसा भी कमाने लग जाएं, और आपका उसकी उसी के थ्रू गुजारा भी हो जाए, अच्छे से आपकी लाइफ भी इंप्रूव हो जाए, वो उससे बेटर कुछ नहीं है। पैशन प्रोफेशन बन जाए। तीसरा स्टेप जो होता है कि आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन भी है और सोसाइटी को भी हेल्प कर रहा है। तो अगर आप उसके थ्रू एक बड़े स्केल पर ऑडियंस को कुछ सिखा पाए, कुछ दे पाए, जितने भी आपको लेजेंडरी प्लेयर्स भी या सिंगर्स या एथलीट सब मिलेंगे, उन सब ने ये तीन चीज पर ही फोकस किया है। इसलिए जापानीज बुक है इकिगाई, वही कॉन्सेप्ट है ये इकिगाई का, आपका पैशन, आपका प्रोफेशन और वो सोसाइटी के लिए भी काम आ रहा है। ये तीनों का जब मर्जर हो जाता है, फिर आप अनस्टॉपेबल इनविंसिबल स्टेट में चले जाएंगे। तो आपको ये तीन पे फोकस करना है। पहले पैशन आइडेंटिफाई करिए, फिर कोशिश करिए अच्छे से कि प्रोफेशन बन जाए आपका वो। आप पैसे को मत ज्यादा देखिए स्टार्टिंग में, हो सकता है कि कम पैसे मिले आपको, लेकिन काम वो आपके, वो ऐसा काम है जो आपको खुश रखता है। सो अल्टीमेटली आपकी हैप्पीनेस ज्यादा मैटर करती है। तो पैशन, प्रोफेशन और सोसाइटी के लिए उसका यूज किस तरह फिर आप उसको स्केल अप कर सकते हैं, ताकि आपका काम वो सोसाइटी में ऐसा सेगमेंट जरूर होगा जिसको उसकी नीड भी है। तो अगर वो आप नीड उनकी एड्रेस कर पाए, प्रॉब्लम एरिया एड्रेस कर पाए, फिर आपका वो ऑटोमेटिकली स्केल अप होता जाएगा। गॉट इट, गॉट इट। एंड जैसे अभी जो आप प्लेटफॉर्म जैसा ऑनलाइन रन कर रहे हैं, इसमें तो अभी अभी ये काइंड ऑफ एक पेड चैनल है, करेक्ट, फॉर एनीवन जॉइनिंग, एंड दे आर लर्निंग इट, दे आर पेइंग एंड दे आर लर्निंग। तो करेक्ट। आपने कभी इसके लिए अपार्ट फ्रॉम द पेड चैनल्स आपने कुछ ऑल्टरनेट, आपने कभी थॉट दिया है कि आई जस्ट कीप सम इंफॉर्मेशन फ्री और सम टाइप ऑफ कोर्स फ्री और सम टाइप ऑफ बेसिक एजुकेशन फ्री ऑन यूट्यूब, और जस्ट लाइक व्हाट आर योर थॉट प्रोसेस वर्सेस फ्री वर्सेस पेड? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे अभी आज की डेट में 1,05,000 फॉलोअर हैं ट्विटर पे, लेकिन मेंबर्स मेरे पास 1,000 है। तो अभी लेस देन ऑलमोस्ट 1% मेंबर हैं, इसका मतलब 99% फ्री की ही नॉलेज ट्विटर पे ले रहे हैं। तो मैं ट्विटर पे जितने भी ट्वीट्स रोज करता हूँ वो सब फ्री हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे ट्वीट्स ही ऑलमोस्ट 30,000 ट्वीट हो चुके हैं अभी तक।
तो अगर आप वो 30,000 ट्वीट में 1/3 भी पढ़ लेंगे तो भी मैं सेक्टर्स के ऊपर लिख रहा हूँ, मैं स्टॉक्स के ऊपर लिख रहा हूँ, मैं वहाँ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो वो ट्वीट्स वाली नॉलेज बिल्कुल फ्री है, और किसी को पेड में नहीं जाना है, उनको एक्सपेंसिव लगता है, तो रिसेंटली न्यूज़लेटर की सर्विस में बहुत लो कॉस्ट पे उसको रखा कि पर एनम 4800 है, क्वार्टरली 1800 रुपीज है, विच इज लाइक 600 रुपये महीना में आप न्यूज़लेटर ऐसा से पढ़ते हैं। हफ्ते में 3 न्यूज़लेटर्स आते हैं, 20-20 पेज के, 15-15 पेज के। वो बहुत चीप ऑल्टरनेटिव है। लेकिन वो भी अगर आप नहीं करना चाहते तो ट्विटर पूरा फ्री है। बाकी मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को इंटरव्यू दिया है, पॉडकास्ट किया है। मैंने यूट्यूब पर ट्रेडर लाइन जो अमेरिकन चैनल है उधर RSG चार्ट समझाया। मैंने सैमको सिक्योरिटीज जो म्यूचुअल फंड हाउस है उनके साथ किया है। फिर मैंने SOIC एक यूट्यूब चैनल है, वो उनके साथ मैंने 2-3 पॉडकास्ट किए हैं, फ्री इंटरव्यूज हैं वो मेरे। अभी मैं परसों एक कुशल लोधा करके यूट्यूबर हैं, उनके साथ इंटरव्यू रिकॉर्ड करके आया हूँ। वो पब्लिश होगा यूट्यूब पर महीने में करीब, वहाँ मैंने पूरा प्रोसेस समझाया है। तो ट्विटर और यूट्यूब फ्री है, लेकिन कोर्स अगर एक्सपेंसिव है तो बीच का ऑल्टरनेटिव इज न्यूज़लेटर जो बहुत चीप है। क्योंकि अभी 600 रुपये महीने में लाइक 1800 क्वार्टरली दे करके आप न्यूज़लेटर पढ़ते हैं, तो मैं समझता हूँ अभी 600-700 का तो हमारा जोमेटो का ऑर्डर आ जाता है घर पे, जो हमें हेल्थ में भी कुछ ज्यादा यूज नहीं कर रहा है, हम मंगाते ही रहते हैं। तो उससे भी चीप में अगर कोई ऐसी नॉलेज है जो आपको हेल्प कर रही है लाइफ टाइम, तो मैं किसी को भी नहीं बोलता कि आप 1 साल से ज्यादा मुझे दो। 1 साल लर्निंग के लिए काफी है, आप 1 साल सीखिए, उसके बाद मत रिन्यू करवाइए आप। लेकिन 1 साल आपको किसी भी फील्ड में 2 साल 3 साल लगते हैं पढ़ने में। तो मैं ये नहीं कह रहा 2-3 साल आप मेरे साथ रहिए, आप 1 साल मेरे साथ रहिए, 2 साल आप प्रैक्टिस करिए अपनी। तो गॉट इट। ये पूरा ऑल्टरनेटिव है। तो आपने जैसे बोला कि ट्विटर पे मेरी फ्री नॉलेज है, वहां पे सब लर्न कर सकते हैं, बट हैव यू थॉट अबाउट कि मैं इसको डेडिकेटेडली यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे ले जाऊं इसे फुल फ्लेज, ये मैंने इस सोचा नॉलेज को लेकिन मतलब कंसोलिडेट करके, मतलब यू आर डूइंग इट एज योर पेड पार्ट, बट मे बी सम बेसिक वीडियोस, सम मे बी सम कोलैबोरेटिव वीडियोस, बट इट इज फ्रॉम यू, एज यू सेड यू हैव गिविंग वीडियोस हियर एंड देयर, बट व्हाट इज योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, मैं हूँ हिमाचल प्रदेश से, तो हम लोग गांव में बड़ा जल्दी सो जाते थे। मैं अभी भी 9 बजे सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ। तो मेरी लाइफ थोड़ा पूजा पाठ करना बिल्कुल बेसिक सी लाइफ है। तो यूट्यूब का जब मैंने सोचा तो उसमें लॉजिस्टिक इतने थे कि मेरा वो हेडेक हो गया कि यहाँ ऐसा लाइट, ये ऑडियो और ये करना वो करना। आजकल वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, तो यूट्यूब मैं समझा, लेकिन उसके लिए मुझे एक टीम लगेगी। तो जैसे आप देख रहे हैं मेरा प्लेटफॉर्म खुद कोई और मैनेज कर रहा है, मैं सिर्फ आके पढ़ाता हूँ चला जाता हूँ। वो बेंगलुरु से मेरा प्लेटफॉर्म मैनेज कर रहे हैं। मेरा जो लीगल का काम है वो आप लोग बाइट्स केयर मैनेज कर रहा है। अभी यूट्यूब में कुछ करूंगा तो यूट्यूब के लिए मुझे डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा। तो अगर मुझे टीम ऐसी कोई मिल जाती है जो एडिटिंग कर लें, सब कुछ यहाँ बैठ के करवा लें, तो मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ। मैं उतना टेक सेवी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, बेसिक बेसिक मैं सब जानता हूँ। तो इसलिए यूट्यूब के लिए मैंने कभी सोचा नहीं। लेकिन हाँ, अभी मुझे लोगों ने प्लेटफॉर्म्स रिकमेंड करे हैं काफ़ी, तो मैं ट्राई करूंगा, बट अभी तक मैंने किया नहीं वो। जी। मतलब उससे, मतलब ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे फॉर एग्जांपल, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि देयर आर सम स्किल्स जो आप चाहेंगे कि एक सर्टेन वे में ही डिलीवर हो, और देयर आर स्किल्स जिससे एक सामने वाले को एक इनिशियल फ्लेवर मिले, जो भी आप ट्विटर फॉर्मेट में कर रहे हो। आई एम जस्ट सेइंग कि कैन यू हैव मोर ऑल्टरनेट फॉर्मेट्स एज वेल, जिसके थ्रू आपके बारे में लोग और डिटेल में जान पाए, आपकी नॉलेज का एक ग्लिम्स ले पाए, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड ओके नाउ हमें लगता है इनके बारे में, और इन ये जो और एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इसके बारे में और जान पाए। सो दैट्स आई एम सेइंग यूट्यूब और इंस्टाग्राम समवेयर, बिकॉज आप जैसा बोल रहे वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रही है, यू कैन हैव सम बेसिक कन्वर्जेशंस देयर एंड यू कैन पुट इट मे बी ऑन इंस्टाग्राम तो और इट्स यूट्यूब। बेसिकली लाइक मैंने सोचा जैसे टेक्निकल एनालिसिस की कोई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बुक नहीं है डिटेल्ड, तो बुक लिखने का मैंने सोचा है कि एटलीस्ट 1 या 2 बुक्स में लिख दूं उस पर। उस प्रोसेस में मैं हूँ। और यूट्यूब के लिए अभी बहुत लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया है, आप भी बोल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कुछ सिग्नल होगा कि हाँ, यूट्यूब शुरू करना चाहिए। तो यूट्यूब से काफ़ी लोगों को हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आते जाते ट्रैवल करते हुए लोग यूट्यूब देख लेते हैं।
कहीं जाते हुए, तो मैं सोचूंगा इस बारे में। यूट्यूब पर मैं ज़रूर वर्क करता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं हूँ नहीं, मेरा अकाउंट भी नहीं है। मैं इंस्टाग्राम पे होता था, वो एक रील खोली एक दिन मैंने, तो पौना 1 घंटा मैं रील ही देखता रहा, तो मैंने बंद कर दिया वो एक ही बार में। तो नहीं, मैंने भी अनइंस्टॉल कर रखा है इंस्टाग्राम। तो मैं कोशिश करूंगा, मैं यूट्यूब पर जरूर, मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ उस पर जरूर। नहीं, 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 आई थिंक यू कैन, सो आई एम नॉट फोर्सिंग, आई एम जस्ट हैविंग गिविंग ए सजेशन कि यू कैन हैव ऑल्टरनेट सोर्स टू, इट्स लॉक लाइक कि आपका एक टीजर ट्रेलर मिले लोगों को कि आप ये करते हो, खुद से कर रहे हो, एंड दिस इज पब्लिश्ड बाय यू, नॉट बाय अदर सोर्सेज। लाइक हम ये वीडियो डाल रहे हैं तो मतलब हम डाल रहे हैं, राइट? या आप नहीं श्योर डाल रहे श्योर। हो, आप डालोगे करेक्ट। तो एक अलग इम्पैक्ट आएगा कि आप डाल रहे हो, आप अपने बारे में बता रहे हो, तो ऑल दोज थिंग्स आर देयर। सो इसी में जैसे जैसे यूट्यूब, तो इन प्लेटफॉर्म्स को लेके आपका क्या ओपिनियन है बेसिकली? एंड जैसे मतलब यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस सो फार? मतलब आप ट्विटर पे स्टिक कैसे है? मतलब व्हाट इज द थिंग यू आर सीइंग ऑन ट्विटर एज ऑफ नाउ, but which you are not seeing on platforms like YouTube, or maybe you are using Telegram also, right? You are using both Telegram and Twitter. सो ट्विटर पर एडवांटेज ये है कि उधर एक फॉर यू और फॉलोइंग का सेक्शन है, तो मैं जिन अकाउंट्स को फॉलो करता हूँ मैं सिर्फ उन्हीं का कंटेंट देख सकता हूँ। ऐसा एक उसमें फिल्टर है ट्विटर पर, तो मुझे नॉइज नहीं मिलती है। मैं, और इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम ये है कि मैं हर तरीके का कंटेंट उस पे आता है, आपको फिल्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अनवांटेड कंटेंट भी आता है। ये ट्विटर का ये एडवांटेज था यहाँ पे कि आप सिर्फ जिन्हें फॉलो करते हो, जिनका कंटेंट देखना चाहते हो, वो सेक्शन अलग है। एक सेक्शन अलग है जहाँ पे सारा कंटेंट आता है, तो वो हमारे लिए एडवांटेजियस हो जाता है। टेलीग्राम तो इट्स लाइक अ व्हाट्सएप चैनल की तरह, कि जो ग्रुप्स में आप पार्ट हो उन्हीं ग्रुप में आप जाके पढ़ते हो, तो टेलीग्राम भी यूजफुल है। और इंस्टाग्राम फेसबुक मुझे ज़्यादा यूजफुल इसने नहीं लगा, बिकॉज वही जैसे मैंने बोला कि कंटेंट हर तरीके का आता है, आपको खुद बार बार उसको अनफॉलो करना पड़ता है। यूट्यूब की एडवांटेज मुझे ये लगी कि मैं जिन चैनल्स को सब्सक्राइब करता हूँ उन्हीं चैनल्स के सब्सक्रिप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मुझे सिर्फ वही कंटेंट दिखता है। वही एडवांटेज इन प्लेटफॉर्म्स में है जो इंस्टा और फेसबुक में मुझे नहीं मिलती, कि आप जो देखना चाहते हो सिर्फ वही देखो, ऐसा बटन इन प्लेटफॉर्म्स में मिलता है। तो इसलिए मैं इधर ज़्यादा एक्टिव हूँ, और कुछ भी आपको सीखना है तो यूट्यूब पर वो फ्रीली अवेलेबल है। बहुत सारा कंटेंट है, प्लेलिस्ट, एक पावर पॉइंट बेसिक से लेकर के हाई फाई वीडियो एडिटिंग तक हर तरीके का कंटेंट अवेलेबल है। आप उसको सब्सक्राइब करें और अपने सब्सक्रिप्शन पेज पे ही बैठे रहें, तो आपको वही कंटेंट दिखेगा। गॉट इट, गॉट इट। एंड अभी जैसे एआई वगैरह आ गया है, तो इससे आपको क्या लगता है कि क्या इम्पैक्ट है नेगेटिव एंड पॉजिटिवली इन द फील्ड यू आर वर्किंग स्पेसिफिकली? देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट तो हर चीज़ का होता ही है, बट पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है हमारी फील्ड में। मैं खुद भी यूज़ करने लगा हूँ, तो जैसे चैट जीपीटी पर हमारी प्रॉम्प्ट्स हैं, तो हम स्टॉक का नाम लिखते हैं तो हमें पूरी एक रिसर्च रिपोर्ट उसकी बन के आ जाती है। तो एम्प्लॉय हमें नहीं रखना पड़ता कोई, हमें वो रिसर्च रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। किसी कंपनी का एनालिसिस करना है तो नोटबुक एलएम है, उस पर हम नोटबुक क्रिएट करते हैं किसी बिजनेस की, उसकी एनुअल रिपोर्ट सारी अपलोड कर देते हैं और सब कॉन कॉल्स अपलोड कर देते हैं। जैसे किसी बिजनेस का मार्च 23 वाले एनुअल ईयर में प्रॉफिट गिरा था, तो हम पूछ लेते हैं क्यों गिरा था, तो हमें खुद जा करके उसकी एनुअल रिपोर्ट खोल के नहीं करना पड़ता। तो एआई हमारा टाइम सेव करता है। bigdata.com है, वहाँ पर पोर्टफोलियो अपलोड कर दीजिए, तो सुबह उठकर पोर्टफोलियो में की कंपनी से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ आई है वो आपको मिल जाती है। तो एआई बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है हमारे लिए, हम बहुत डेडिकेटेडली उसको यूज़ करते हैं। और वो जस्ट लाइक ऐसा है कि आपने 4-5 एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए हैं, अगर आप एपीआई भी लगा दें उसमें, तो बहुत सेक्टर्स की रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं, वो चैट जीपीटी हमारे पास ले आता है। पहले हमें, मान लीजिए, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री पढ़नी है इंडिया की, तो हम ढूंढेंगे रिपोर्ट्स, अब एआई को बोलते हैं तो एआई हमारे लिए सारी रेलिवेंट रिपोर्ट्स ले आता है, हम उधर से वो रिपोर्ट्स कलेक्ट हो जाती हैं, समरी भी वो कर देता है अगर आप रिपोर्ट ना पढ़ना चाहें। तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है हमारी फील्ड में। टेक्निकल एनालिसिस में भी ऐसा ही है कि आप बैक टेस्टेड डेटा दे दीजिए उसको, वो आपको स्ट्रैटेजी कहाँ वर्क करी कहाँ वर्क नहीं करी वो सब कुछ देता है। तो डिसएडवांटेज तो, कोई चीज़ नहीं आती है तो हर चीज़ की डिसएडवांटेज तो होती ही है।
लेकिन हमें तो अब उसका पॉजिटिव यूज करना है, तो इसलिए हम बहुत अच्छे से एआई का यूज करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक दिस इज गुड। रिसर्च में तो डेफिनेटली हेल्प करता ही है ओवरऑल। जो हम भी मतलब हम काफ़ी इसको खुद भी रिसर्च के लिए और काफ़ी सारे डे टू डे वर्क फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट कन्वर्जेशन हिमांशु जी। आपने काफ़ी कुछ बताया अपने बारे में एंड दिस इज रियली हेल्पफुल। एंड जस्ट बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन, लाइक व्हाट इज योर you can say message to anyone watching this, like in simple terms, simple line before we close this? सो सिंपल टर्म्स में आप लाइफ में एक तो सोसाइटी की नॉइस को दूर करके आप वही काम करें जिसमें आपका मन करता हो, जो आपको अच्छा लगता हो वो करें। कुछ डिसीजन एट प्रेजेंट हमारे लिए लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो डिसीजन कई बार हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, लाइफ चेंजिंग डिसीजन होते हैं। आगे चल के 4-5 साल बाद रियलाइज होता है कि वो डिसीजन अच्छा हुआ, हमने ले लिया। ज़्यादा से ज़्यादा आप गलत ही होंगे, उस गलती से आप कुछ सीखेंगे ही। लेकिन मन में कोई डिसीजन आया है, कोई काम करना आपको अच्छा लगता है, आपके दिल का काम है, तो आप उसको बहुत दिल से करिए, अच्छा करिए और जस्टिस करिए अपने काम के साथ। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, परसीवरेंस, ये चीज़ें चाहिए। इंटीग्रिटी के साथ काम करिए। यही मेरा बड़ा सिंपल सा मैसेज है जी। Thank you, Manshi, for your time. And this is a great session. And let's connect soon again, sometimes when you are available. श्योर श्योर, सो आई लव टू मीट यू व्हेन आई एम इन बेंगलुरु। आप शायद बेंगलुरु से ही हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं हाँ, अभी तो अगर HSR लेआउट में हूँ बैंगलोर तो में। आप तो भी अगर नोएडा साइड आए तो यहाँ ऑफिस है हमारा, तो आप हमसे मिलिए ज़रूर। सो हम मिलेंगे ज़रूर। श्योर श्योर श्योर, डेफिनेटली हिमांशु जी, डेफिनेटली या मैं या दिल्ली जब भी आऊँगा आपसे पक्का मिलूंगा। जी बाकी जी आप जी, इधर आए तो बताएगा डेफिनेटली। श्योर श्योर तो सर, थैंक श्योर। यू हिमांशु जी, आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। या थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट सर। या वेट। थैंक